राज्यसभा से पारित हुआ अधिकरण सुधार विधेयक। वित्त मंत्री ने कहा उनकी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का करती है सम्मान। लोकसभा से भी पारित हुए 3 अहम विधेयक। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज। संसद के दोनों सदन में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन की भावना ने देश के युवाओं में भरी ऊर्जा। ओलंपिक में परचम लहराने के बाद नीरज चोपड़ा की स्वदेश वापसी का लोगों को है बेसब्री से इंतजार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित। नमस्कार, टीजी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की। इसमें 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,509 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत की स्थिति तय करने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पीएम ने कहा कि यह समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खाते में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थियों से बात की और योजना को हो रहे फायदे के बारे में उनके अनुभव को जाना। ये तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। किस चीज पे? आज एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। इस बहस का विषय समुद्री सुरक्षा और सहयोग होगा। पीएम मोदी सुरक्षा परिषद में किसी चर्चा की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया और कहा
कि इस खुली बहस में समुद्री अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी तरीके ढूंढने और वैश्विक शांति के लिए समुद्री सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के अलावा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल होंगे। सुरक्षा परिषद में वैसे तो समुद्री सुरक्षा और अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन ये पहली बार है जब इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय खुली बहस में चर्चा होगी। दरअसल कोई भी देश अकेले समुद्री सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर बात नहीं कर सकता, इसलिए सुरक्षा परिषद का इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना महत्वपूर्ण है। भारत इस साल अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इसके स्थायी सदस्य हैं। और खबर संसद से, पेगासस मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय द्वारा एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ भी लेन देन के सवाल पर आज लिखित जवाब दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उनके साथ कोई लेन देन नहीं किया गया है। और इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं ऋषि से। ऋषि, लिखित जवाब में मंत्रालय ने क्या क्या बातें सामने रखी हैं रक्षा मंत्रालय ने? डॉक्टर वी शिवदासन ने पूछा कि क्या सरकार ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेन देन किया है और यदि हाँ तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है। इसके विस्तृत जवाब में रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि रक्षा सेनाओं द्वारा वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 तक के दौरान जो विदेशी अधिप्राप्ति पर उपगत जो ब्यौरे हैं उसको उन्होंने साझा किया है अपने जवाब में, जिसमें 2018 से 19 में 45,705 करोड़ रुपए, 2019 से 20 में 43,961 करोड़ रुपए और वहीं 20-21 में 53,118 करोड़ रुपए। और जबकि स्पेसिफिक सवाल जिसमें एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ जो पूछा गया है उसमें रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई लेन देन नहीं किया गया है। और जो अन्य प्रश्न है कि इसका अगर है तो क्या, इसमें रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि प्रश्न भी नहीं उठता। यानी कि अब इस पूरे मसले पर संसद में जिस तरीके से गहमा गहमी और विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था, इस पर एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ गया है, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को खारिज किया है कि एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन जैसी बात भी संभव है या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रश्न नहीं। जी ऋषि, हमने देखा कि लगातार इस पूरे सत्र में पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया है। सदन कई बार नहीं चला है, दिन भर कई बार स्थगित हुआ है। आज के इस सरकार के इस लिखित जवाब के बाद क्या लगता है कि इस मसले पर विपक्ष जो जवाब चाह रहा था या जो सवाल थे उनके जवाब आज सरकार ने दे दिए हैं? देखिए, जहां तक विपक्ष का मसला है तो विपक्ष इस पूरे मामले में एक अलग तरीके की मांग के साथ सदन में शोर शराबा और हंगामा कर रहा है। हालांकि इस तरीके के जवाब जब रक्षा मंत्रालय या सरकार की तरफ से आ जाते हैं तो जो घटनाक्रम है उस पर जरूर विराम लगना चाहिए, लेकिन विपक्ष, जहाँ तक मुझे लगता है, आज भी विपक्ष का हंगामा रहा और दोनों सदनों में ये हंगामा देखने को मिला। इस वजह से विपक्ष के द्वारा इस पूरे मसले पर जो जांच की बात कही जा रही है, अलग अलग राजनीतिक दल जो सत्ता विपक्ष की तरफ से हैं, जो सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं, जिसमें किसी की मांग इस संबंध में संसदीय समिति की है तो किसी की जुडिशरी से मांग जांच की है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जवाब से विपक्ष का जो रवैया है उसमें कुछ खास बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है उन आरोपों को सिरे से खारिज करने के जो सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं उस पर जरूर विपक्ष को सोचना होगा कि उनके जो आरोप हैं वो कितने तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और सरकार ने उन आरोपों को किस तरीके से स्पष्ट भी किया है और साफ कह दिया है कि एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ लेन देन का प्रश्न ही नहीं उठा। यानी कि अब इस पूरे मसले पर सरकार ने अपना पक्ष संसद में लिखित प्रश्न के जवाब के जरिए रख दिया है। हालांकि हम अगर देखें
तो सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर सुमोटो जो स्टेटमेंट है वो लोकसभा में भी रखा गया और राज्यसभा में भी रखा गया, जिसमें कि तमाम गहमा गहमी और विरोध देखने को मिला। जी ऋषि, एक बार जानना चाहेंगे कि दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये बात बहुत साफ हो जाए, पेगासस मामला जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मसले को मुद्दा बनाया है, इसमें एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी का ये जवाब राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का भी जवाब देता है, और इस पूरे मामले को समझने के लिए आज का रक्षा मंत्रालय का ये लिखित जवाब जो एनएसओ ग्रुप ने दिया है ये कितना अहम है? देखिए, रक्षा मंत्रालय का जो जवाब है, जिसमें कि पूरे 3 साल का विवरण है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा विगत 3 वित्तीय वर्ष में बाहर से की गई खरीद पर कुल कितना व्यय किया गया, ये सवाल है। और इसमें ये भी कहा गया है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में मंत्रालय को कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया, इस पूरे बजट का प्रतिशत भी पूछा गया है। तो यानी कि ये विस्तृत प्रश्न है, जिसमें कि 6 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे मसले को रक्षा मंत्रालय से जानने की कोशिश की गई है, और जिसका कि विवरण विस्तृत रूप से सरकार ने रखा है और आंकड़ों के माध्यम से रखा है। इसमें अगर हम देखें तो मंत्रालय द्वारा जो पूरा व्यय के बारे में जो 9 अगस्त 2019 को 2021 को जो लिखित प्रश्न का जो जवाब है, उसमें पूरे आंकड़ों के माध्यम से समझाया गया है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 को जो विदेशी अधिप्राप्ति है उसके आंकड़े क्या हैं, और एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया गया है, और इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो एक विस्तृत तरीके से आंकड़ों के माध्यम से सरकार ने इस मामले को स्पष्ट किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। और आइए अन्य खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अधिकरण सुधार विधेयक 2021 आज राज्यसभा में पारित हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे के बीच इस विधेयक को पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा इस विधेयक के पक्ष में कि उनकी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है। A member from the Congress party, which during the emergency completely curtailed the judiciary's independence. Today, such a party asks us on judicial independence. What a shame! The primacy of the legislature to make the law is as important as the independence of the judiciary, and that should be recognized by people who are sitting here to make the laws. We are here to make the laws. Of course, we have to. आइए सीधे संसद भवन का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय सदन में अपनी बात रख रहे हैं। साल की पूर्ति के अवसर पे उसी स्पिरिट में, उसी अपेक्षा के साथ शायद यह हमारा पहला विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से लद्दाख की जनता के लिए सौगात है। उनकी भावना, उनकी मन की स्थिति और उनकी आकांक्षाओं को निश्चित रूप में ये विश्वविद्यालय एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। मूल भारत की सामान्य लोगों के साथ एक राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय जब बनते हैं, ज्यादातर तो वहीं के विद्यार्थी पढ़ते ही हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक्सचेंज की सहज विंडो भी खुल जाते हैं। देश भर के विद्यार्थी सिंधु विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे। नाम भी सिंधु इसीलिए रखा गया है, इस देश की सभ्यता के साथ उस नाम की अत्यंत लगाव है, जुड़ाव है, और देश के विद्यार्थी वहां जाएंगे, खेल होगा, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, वहां के विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालय में भी पहुंचेंगे। वैसे ही आज जो हम संशोधन के लिए आए हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय विधेयक है, उसमें अब तक जम्मू में एक, श्रीनगर में एक विश्वविद्यालय था। उसमें से आपकी अनुमति के बाद जब माननीय राष्ट्रपति जी का अंतिम स्वीकृति हो जाएगी इस विधेयक के ऊपर, ये कानून में परिवर्तन होगा। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लोकसभा ने उसको पारित किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस गृह का विचारार्थ इस प्रस्ताव को रखता हूं। मैं अपेक्षा रखता हूं सारे सज्जन इस बिल को, इस विधेयक को स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मोशन मूव। ये आप देख रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधित विधेयक पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।
और संसद से ही अन्य खबरों में लोकसभा में आज सरकार ने 3 अहम विधेयक पारित करा लिए हैं, जिनमें सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक शामिल है। इस विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस विधेयक का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाना और देश भर में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आने वाली बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित देयता भागीदारी LLP वाली कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। Limited Liability Amendment Bill is a very important amendment bill, sir. This is an amendment bill which aims to bring in ease of doing business for smaller between partnership and big company, the corporation. Because you are aware, sir, many of the startups in this country, many partnerships which are of chartered accountants, which are of cost accountants, all of whom have the flexibility of the partnership but are not so well regulated as much as the corporates are, large corporates are. But by regulation, I want to highlight the fact that many aspects of criminality which pertains to them also will have to now be brought down. Criminal offences will have to be brought down to the minimum. Where it is compoundable, we want to compound them and levy only penalties. इसके बाद लोकसभा ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम संशोधन विधेयक भी पारित किया। इसके तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। और संसद से आज जो संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित किया। इस विधेयक से अरुणाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में शामिल करने की अनुमति मिल जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे जनजातियों को न्याय मिलेगा। देश में टीबी उन्मूलन पर संसद भवन परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि 2025 तक देश को टीबी से आजाद करा लिया जाएगा। I appreciate the commitment of Government of India, led by Shri Narendra Bhai Modi. They have decided to eliminate TB by 2025, and I hope the collective efforts of all the stakeholders at the central level, at the state level, at the district level, at the local level will be able to realize this goal of TB-free India by 2025. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विविधता से भरे देश में सामूहिकता सबसे बड़ी ताकत है और 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारत विविधता वाला देश है। हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां, लेकिन उस विविधता वाले देश के अंदर हम अगर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हर महामारी को हम समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में हर हफ्ते हाई कोर्ट को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों से भी अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा के मामले का खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पंपोर की, जहां देश भर के किसानों की तरह वहां भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आज जब एक और किश्त लाभार्थी किसानों के खाते तक पहुंची है तो उनके चेहरे खिल गए हैं। ऐसे ही एक किसान अब्दुल मजीद बानी से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने बात की। पीएम
किसान सम्मान निधि की नई किस्त आज जारी कर दी गई, जिसमें करीब 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से बात भी की, जम्मू कश्मीर के किसानों से भी उन्होंने बात की और बड़ी तन्मयता से इन किसानों ने यहां पर प्रधानमंत्री को सुना। हमारे साथ ये तमाम किसान मौजूद हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री से बातचीत भी की और उनकी बात को भी सुना। सबसे पहले हम अब्दुल मजीद वानी का रुख करते हैं जिनसे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री की बातचीत आपकी कैसी रही? बिल्कुल बढ़िया, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने लेक्चर में जो बाद में उन्होंने बताया कि हम नेकफीड में डालेंगे पूरी जगह ये सैफरान वहाँ पर सेल होगा, तो ये एक सैफरान ग्रोवर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपने बताया कि इस स्टेप से बड़ा फायदा होगा, इस कदम से किसानों को बड़ा फायदा होगा, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से फायदा होगा, पहले किस तरह से नुकसान होता था? तो पहले नुकसान होता था, मसलन सब एक बात है कि यहाँ हम मार्केट की रेट अभी भी डाउन है, यहाँ हमें एक लाख भी नहीं मिलता था एक केजी का। अभी जब हमने स्पाइस पार्क यहाँ शुरू हो गई, एक GI टैग मिला है हमें, उससे हमारी कीमत और हमारी क्वालिटी सबसे बढ़िया बन गई और हमारा कीमत भी डबल आ गया। दूसरी बात कि लेने वाले जो है सैफरान लेने वाले जो मसलन पूरे मुल्क में जो सैफरान लेने वाले हैं उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफरान, उनको मिलता नहीं था, उसमें डुप्लीकेसी चलती थी, बाकी चीज़ चलते थे, लेकिन एक अथेंटिक यहाँ पर जो GI टैग मिला है उसकी वजह से एक किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री से आपने ये भी कहा कि जो किसानों की दुगनी आय करने की बात थी वो टाइम से पहले हो गई ना। यहाँ पर जितने किसान इसके साथ इस साल जुड़े हैं, जितने भी किसान इस साल जुड़े हैं, इनसे आप देख लीजिए उनकी आमदनी डबल हो गई। अगर उनके पास किसी के पास आधा केजी था, किसी के पास 1 केजी था, बाहर तो 1 लाख रुपए केजी को रेट है, तो यहाँ उसको 2.5 लाख रुपए हो गया ना। पहले 21 में हमने पूरा क्रॉस किया है, 21 में हमारी आमदनी डबल हो गई, तो आगे हम बिल्कुल गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आगे किस तरह की उम्मीद है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिससे आपको उम्मीद है और आपको अभी भी बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, इन्होंने ये पार्क बनाई या GI टैग हमें मिला, ये तो सबसे बड़ी बात है। एक किसान को इन्होंने ऊपर उठाया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और पंपोर में ही केसर की पैदावार करने वाले किसानों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। गवर्नमेंट की वजह से हमको जो मिला, पहले इरिगेशन सिस्टम मिल गया हमको, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उतनी बारिश नहीं हो रही है पर साल, बारिश दिन ब दिन कम ही हो रही है। इसकी वजह से हमको जो इरिगेशन सिस्टम मिल गया, इसकी वजह से हमको सैफरान में पैदावारी हो गई। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट की तरफ से, जो खासकर जिम्मेदारों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे क्या हो जाएगा कि सैफरान की पैदावार भी बढ़ेगी और जितनी पैदावार बढ़ेगी तो इससे हमको इससे ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ये बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री इस मुल्क में आया उसने ऐसे कदम नहीं उठाया, खासकर ये मिशन ही नहीं था उस टाइम पर। जब मोदी जी आया उसने इसको अब आगे बढ़ाया, किसानों से पहले से ही बात की, हमेशा के लिए किसानों के फायदे के लिए बात की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इससे एक अच्छा लाभ मिला है किसानों को कि 2,000 या 6,000 जो मिलते हैं ना, थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट या टूल रिक्रूटमेंट या सीड रिक्रूटमेंट से इससे बराबर होती है। और अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो किसानों को PM किसान या मिलता है कि PM किसान के साथ साथ जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला है 1,60,000 रुपये जम्मू कश्मीर भी उसका लाभ मिलता है, तो वो एक अच्छा स्टेप है। ये तो बड़ी बात है, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जो है साफरान के ग्रोवर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। इससे पहले तो आज तक जितना भी इंडिया में प्रधानमंत्री सारे अच्छे थे, मगर इससे ग्राउंड लेवल पे आज तक कोई नहीं प्रधानमंत्री पहुंचे। मैम, और इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।
बीते 7 वर्षों में मोदी सरकार ने तमाम ऐसी कोशिश की है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। कैसे ये योजनाएं देश के ग्रामीण भारत में तस्वीर को बदल रही हैं, दिखाएंगे आपको क्या सच में यहाँ से निकली हुई योजनाएं बदलाव ला पा रही हैं। किसानों का जो अनाज लिया गया, बड़े सुविधाजनक तरीके से किसानों का माल लिया गया, उनका पेमेंट हुआ। अच्छा किसानों को MSP मिल रहा है और एक दाना सरकार खरीदती है। हमारा बाजरा 1100-1200 बिकता था, अब एकदम डबल हो गया 2250। प्रधानमंत्री जी जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा डालते हैं वो हर किस्त आती है। सवा करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बन करके लग जाती है, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। समाज में कोई पिछड़ा न रहे, हमारे हर किसी को अधिकार समान हो। भारत माता की वंदे। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें,
बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मिलिए असल जिंदगी के सुपर हीरोज से, जो कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी रखते हैं दूसरों की मदद करने का हौसला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी है, ऐसे में हर एक संस्था अपना पूरा योगदान देने को तैयार है। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। देखिए हर शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर हुए 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली बहस की अध्यक्षता। समुद्री सुरक्षा और सहयोग विषय पर आयोजित खुली बहस से पहले पीएम ने कहा, समुद्री अपराधों से निपटने के प्रभावी तरीके ढूंढने और वैश्विक शांति के लिए समुद्री सहयोग मजबूत करने पर होगा फोकस। राज्यसभा से पारित हुआ अधिकरण सुधार विधेयक। वित्त मंत्री ने कहा, उनकी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का करती है सम्मान। लोकसभा से भी पारित हुए 3 अहम विधेयक। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज संसद के दोनों सदन में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत छोड़ो आंदोलन की भावना ने देश के युवाओं में भरी ऊर्जा। और जी हां, अब आने वाला है सबसे बेहद महत्वपूर्ण पल, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से पदक जीतकर हमारे विजेता स्वदेश लौट रहे हैं। इनमें स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है, पहलवान बजरंग पुनिया है, सिंधु और मीराबाई चानू तो पहले ही पदक लेकर भारत लौट चुके हैं। और इस पल का सबको इंतजार रहा है। जिस तरह से एक लंबे इंतजार के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक भारत के इतिहास में कई नए पन्ने जोड़ते हुए एक इतिहास खेल के क्षेत्र में भी लिखा गया, जिसमें कई नायक शामिल हैं। और ये आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर का है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं खेल जगत के अपने नायकों के स्वागत के लिए। अब से थोड़ी ही देर में टोक्यो ओलंपिक में गए अपने भारतीय दल इस समय अब अपनी वापसी कर रहा है। साथ ही साथ इसमें तमाम एथलीट भी मौजूद हैं। टोक्यो से वतन लौटने में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम के अलावा कई अन्य खिलाड़ी हैं। और भारत लौटने पर सभी खिलाड़ियों को दिल्ली स्थित अशोका होटल में एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के, जहां पर इस समय टोक्यो ओलंपिक से भारतीय दल अपनी वापसी कर रहा है। लोगों में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे पोस्टर्स उनके हाथ में हैं जो उनके हीरो जो 7 पदक जीत के आ रहे हैं। और खास बात ये रही इस बार के टोक्यो ओलंपिक में, मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 7 पदक के साथ भारतीय दल अपनी वापसी कर रहा है।
जिसमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन रहा इस पूरे टोक्यो ओलंपिक में, जिसने भारतीयों को न सिर्फ गौरवान्वित किया बल्कि भारत में खेलों की संस्कृति, सोच पूरी बदली हुई दिखाई दी टोक्यो में। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी संस्कृति बदली हुई दिखाई दी और भारतीय दल ने जो प्रदर्शन किया, सराहनीय प्रदर्शन था। आखिरी समय तक यूं कहे कि आखिरी दिन जो इतिहास रचा 100 साल बाद ट्रैक एंड फील्ड से नीरज चोपड़ा ने, और उसी दिन बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अच्छा रहा हमारा ये पूरा का पूरा ओलंपिक, और आखिरी दिन अपने पदक के साथ अंक तालिका में फिनिश किया और जिस तरह का जंप मिला गोल्ड मेडल जीतने के बाद, वो भी एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और अभी तो यहां से शुरुआत हुई है। थोड़ी देर पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा जी से बात करते हुए हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरह से आगे के ओलंपिक के लिए तैयारियां कराएंगे। उन्होंने बोला ये यहां आते ही जैसे फेलिसिटेशन प्रोग्राम खत्म होंगे, वापस टीम अपने अपने कैंप्स में जाएगी और एक बार फिर से दम भरेगी। और जिस डबल डिजिट की बात कर रहे थे, मामूली अंतर से भारत चूक गया डबल डिजिट में पहुंचने से, लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ना तो ऐसा कोई मौका छोड़ा जाएगा ना मौका चूका जाएगा। पूरी कोशिश कराई जाएगी दल को उस तरह से ट्रेन करने की जो